गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सवालों में व्यस्त भी होंगे। कल हमने बच्चों पढ़ लिया था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। मैं आपको बता दिया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा। सबसे पहला काम होगा ऑब्जर्वर को इनिशियल बनाना। ऑब्जर्वर कोई और नहीं होगा, वो ऑब्जर्वर आप खुद हो, क्योंकि आपको ही सवाल को ऑब्जर्व करना है। तो जो भी ऑब्जर्वर होगा उसकी केवल दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन में होगा। उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि वो ही लायक है चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए जो इनर्शियल होगा, यानी वो ऑब्जर्वर ही केवल ऑब्जर्व कर सकता जो इनर्शियल होगा। और इनर्शियल के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि या तो वो रेस्ट में होना चाहिए या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, उसके खुद के पास एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अब अगर वो इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ही होगा। पर किसी इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई भी फ्रेम, बॉडी, सिस्टम अगर एक्सिलरेटेड है तो फिर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। अब यहां तक तो बात मैं समझा चुका था, अब आगे की बात को समझिएगा ध्यान से। मान लो कि मैं एक ट्रॉली पर हूं बच्चों, ठीक है, मैं एक ट्रॉली पर हूं, ट्रॉली एक्सिलरेट हो रही है। समझिएगा कि मान लो ये एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली पर मैं खड़ा हुआ हूं बच्चों यहां पर, ठीक है, और ये ट्रॉली को मैंने एक्सेलरेशन A0 दे दिया और ये हो आप, ठीक है, यानी ये ऑब्जर्वर है, मैं जस्ट लाइक इज ए बॉडी। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये पर्सन जो होगा बच्चों, यानी मैं जो होऊंगा, आपके लिए कौन सा फ्रेम बन जाऊंगा? नॉन इनर्शियल, क्योंकि आप तो इनर्शियल ऑब्जर्वर हो। आप तो इनर्शियल ऑब्जर्वर हो, आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा। पर इस पर्सन के पास तो एक्सेलेरेशन है यार बच्चों, कितना होगा? A0 के बराबर ही होगा। तो पर्सन का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन जो आएगा बच्चों वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये पर्सन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल होगा, यानी मैं बन गया आपके लिए नॉन इनर्शियल। पर आप चाहते हो कि यार आपके सर आपके लिए इनर्शियल बन जाए, ठीक है, आप चाहते हो कि आपके सर आपके लिए क्या बन जाए? इनर्शियल बन जाए। तो क्या हो सकता है? बोले सर हम भी आपके साथ आ जाते हैं। जी नहीं, आप अगर मेरे ही ट्रॉली पर चढ़ गए तो आपके पास खुद के पास एक्सेलेरेशन आ गया, तो आप इनर्शियल ऑब्जर्वर से खुद नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बन जाओगे। तो आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते भाई, आप इनर्शियल ऑब्जर्वर है और आपको हमेशा इनर्शियल ही रहना है। तो बोले सर हम आपको ट्रॉली से उतार लेते हैं। जी हां, ये हो सकता है कि आप मुझे ट्रॉली से उतार दें, पर आपको प्रोहिबिट किया गया है कि आप मुझे नहीं उतार सकते भाई। तो अब आपके पास एक ही तरीका बचता है बच्चों कि कैसे भी करके मेरा एक्सेलेरेशन 0 हो जाना चाहिए। तब यहां पर कंसेप्ट दिया न्यूटन साहब ने, एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट बच्चों, ठीक है। स्यूडो फोर्स आपको अगर इस ऑब्जर्वर को, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसको अगर आपको बनाना है इनर्शियल, तो इस पर लगाना होगा बच्चों आपको एक स्यूडो फोर्स। यानी कि जब भी कभी आपको नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करना हो तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। स्यूडो फोर्स का नाम ही अपन इमेजिनरी फोर्स भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि यह सिर्फ एक इमेजिनेशन है, तो यह एक इमेजिनरी फोर्स है। दूसरा, इस फोर्स ने काम क्या किया बच्चों? नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करने का काम किया है, इसलिए इसको हम इनर्शियल फोर्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपको मैं इंपॉर्टेंट नोट लगाकर 4 बातें बताने वाला हूं। पहली बात, व्हेन वी कन्वर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम
नॉन इनर्शियल फ्रेम इनटू इनर्शियल फ्रेम, then we apply concept of pseudo force. pseudo force का ही दूसरा नाम है बच्चों इमेजिनरी फोर्स। इसी का दूसरा तीसरा नाम होता है इनर्शियल फोर्स। अगर आपको एक नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करना है तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, स्यूडो फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी and opposite to direction of acceleration of non-inertial frame। बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर लगेगा किधर? नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो रिजल्टेंट जीरो आएगा बच्चों। ठीक है, तीसरी बात, pseudo force cannot follow the action reaction law, मीन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये कभी भी फॉलो नहीं करता है बच्चों। ठीक है, चौथी बात, ऑल रोटेटिंग फ्रेम्स with respect to an inertial observer all rotating frames with respect to an inertial observer are known as non-inertial frame। जैसे कि मैं एक इनर्शियल फ्रेम हूं, अभी इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं क्योंकि मैं रेस्ट में हूं। अब मैं पंखे को घूमता हुआ देख रहा हूं बच्चों, तो ये मेरे पास लिए एक रोटेटिंग फ्रेम है, तो ये रोटेटिंग फ्रेम मेरे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि मालूम है कि इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जितने भी रोटेटिंग फ्रेम होते हैं बच्चों किसी इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो वो हमेशा होते हैं अपने पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम। चलिए, थ्योरेटिकल बातें जो थी बच्चों, जो इसके थ्योरी के कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करते हैं, तो वो तो मैंने पूरी कर दी बच्चों। अब इस पर भी सवालों की बात मैं जब करूंगा तो इस पर सवाल जो पूछे गए हैं बच्चों, डायमेट्रिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी पूछी गई हैं। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा डायमेट्रिकल क्वेश्चंस का बच्चों। ठीक है, डायमेट्रिकल क्वेश्चंस का कंसेप्ट देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेट्रिकल क्वेश्चंस। डायमेट्रिकल क्वेश्चंस का क्या मतलब है पहले समझ लें। जैसे कि आपसे पूछा जाता है बच्चों, पहला सवाल कि ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, जब इस कंटेनर को आप राइट साइड पर एक्सेलरेशन देते हैं तो इस पानी का लेवल कैसा होगा। ठीक है, चार ऑप्शन पूछे जाते हैं आपसे, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि भैया पानी का लेवल ऐसा ही रहेगा, या पानी का लेवल ऐसे हो जाएगा, या पानी का लेवल ऐसे हो जाएगा, या पानी का लेवल ऐसा हो जाएगा। तो सही आंसर इसका होगा सेकंड। क्यों होगा, समझने की बात है। मैं कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं, फिर कोई भी सवाल आप कर लीजिएगा, हर सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लीजिएगा। जिस भी बॉडी पर आप स्यूडो फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि एक्सीलरेटेड फ्रेम है तो आपके लिए क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो पानी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम, कंटेनर सिस्टम जो है वो पूरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और पानी का लेवल पूछा गया है आपसे, तो आपने क्या किया, इस पर एक स्यूडो फोर्स लगा दिया बच्चों एक्सेलरेशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में। तो इस फोर्स की वजह से ये पानी का लेवल आपका इधर से राइज करेगा और इधर से फॉल होगा।
इधर से जितना राइज करेगा इधर से उतना ही फॉल होगा और ये लेवल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये वाला आंसर। तो ये कंटेनर जो है ना बच्चों, ये पानी जो है वो किसी न किसी मीडियम के साथ कांटेक्ट में है, जैसे ग्लास कंटेनर है या स्टील कंटेनर है, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि जिस बॉडी पर आप स्यूडो फोर्स लगा रहे हो उस बॉडी का कांटेक्ट मीडियम की डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट है यहां पर। पहला, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ contact medium, then pseudo force is acting according to rule. According to rule means opposite to direction of acceleration of non inertial frame। जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लो एक ट्रॉली है बच्चों, इस पर मैं खड़ा हुआ हूं, ट्रॉली को आपने एक्सेलरेट कर दिया, तो मैं एक बॉडी हूं भाई और मेरा कांटेक्ट मीडियम क्या है, एयर। तो एयर की डेंसिटी के कंपैरिजन में मेरी डेंसिटी ज्यादा है, तो बॉडी की डेंसिटी जो है वो कांटेक्ट मीडियम की डेंसिटी से ज़्यादा है बच्चों। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, स्यूडो फोर्स मुझ पर लगाओगे, पर वो कहाँ लगेगा, एक्सेलेरेशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में लगेगा। एफ स्यूडो जिसकी वैल्यू मेरी बॉडी का मास और एक्सेलेरेशन जो भी होगा वो लगेगा, ठीक है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट कि आपको कांटेक्ट मीडियम की डेंसिटी देखनी पड़ेगी। कांटेक्ट मीडियम की डेंसिटी, जैसे कि पानी हवा के साथ कांटेक्ट में है तो हवा के साथ पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर बॉडी की डेंसिटी कांटेक्ट मीडियम की डेंसिटी से कम हो जाती है, सेकेंड पॉइंट हम ऐसे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ बॉडी is less than to density of contact medium, then pseudo force is acting opposite to rule. Opposite to rule means in the direction of acceleration of नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसे, समझो। मान लो मैंने आपसे कहा कि ये एक ट्यूब है बच्चों, इसमें पानी भरा हुआ है और यहां पर है कुछ आयरन बॉल्स और यहां पर है कुछ एयर बबल्स। ये तो है बच्चों आयरन बॉल्स और ये है एयर बबल्स, और इस ट्यूब को पकड़ के मैंने सर्कुलर पाथ पर घुमा दिया बच्चों। तो मान लो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा, यानी हमारे रेस्पेक्ट में ये एक रोटेटिंग फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। नॉन इनर्शियल है तो ये आयरन बॉल्स भी नॉन इनर्शियल है, एयर बबल भी नॉन इनर्शियल है। पर आप ध्यान से देखो तो आयरन बॉल्स जो हैं उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, तभी सिंक्ड है। तो यानी कि रूल नंबर 1 अपने पास में, तो इन पर जो फोर्स लगेगा बच्चों स्यूडो फोर्स, वो तो अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, सेंटर से दूर लगेगा। पर एयर बबल हमेशा फ्लोटिंग होते हैं, तो यहां पर वाटर की डेंसिटी से कम डेंसिटी होगी इनकी, तो इन पर लगेगा स्यूडो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सेकेंड पॉइंट, तो ये बबल अंदर की तरफ जाएंगे और बॉल्स बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब डायग्राम वाला कोई भी सवाल आप आसानी से कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बच्चों। इसके बाद अब आता है अपने पास से बच्चों कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देख लें आप। 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है
उसके बाद तो फिर इसमें लिफ्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। हाँ जी, इसके बाद आता है बच्चों अपने पास में अब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 1, समझिएगा ध्यान से। ये सपोज एक कार है बच्चों, कार कह लो, बस कह लो, कुछ भी कह लो यार, और यहां पर एक पेंडुलम बॉब को आपने लटका दिया एल लेंथ की स्ट्रिंग से, और आपने इस बस को एक्सेलरेट किया है ए नॉट एक्सेलेरेशन से। तो पूछा जाता है कि बताइए पेंडुलम बॉब की स्ट्रिंग जो होगी वो वर्टिकल से कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो समझिएगा ध्यान से बच्चों, दो तरीके हैं, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। अभी फिलहाल देखा जाए तो हमारे लिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है बच्चों वो एक्सेलरेटेड है, मतलब कि नॉन इनर्शियल है। अब आप चाहोगे सर नॉन इनर्शियल है तो नॉन इनर्शियल ही रहने दो, कर लेते हैं सवाल को, बिल्कुल कर सकते हैं आप। जब आप इसको एक्सेलेरेट करोगे तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले ये इनिशियली रेस्ट कंडीशन में था बच्चों, तो क्या होगा जब ये एक्सेलेरेट होगा तो ये छत भी एक्सेलेरेट हो रही होगी, पर ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन में रह जाएगा। छत आगे चली गई तो ये बॉब पीछे रह जाएगा बच्चों। अब इस कंडीशन में देखें अगर आप, उसके बाद तो ये बॉब इसी के साथ जाएगा। तो यहां देखें बच्चों लगने वाले फोर्सेस क्या है, अगर आपने इसको नॉन इनर्शियल कंसीडर किया है, कंसीडर एज नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो देखो आप यहां पर इसका वेट mg काम करेगा ही करेगा बच्चों। यहां पर एक टेंशन फोर्स होगा, ये टेंशन वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस टेंशन के कंपोनेंट कर लीजिए बच्चों। तो एक कंपोनेंट यहां पर होगा t cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा यहां t sin थीटा। तो ध्यान से देखो, t cos थीटा ने तो mg को बैलेंस कर लिया है, पर ये t sin थीटा जो होगा वो इस पेंडुलम बॉब में उतना ही एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर देगा जितना कि इस बस का एक्सेलेरेशन होगा। तो यहां पर t cos थीटा जो होगा बच्चों वो तो mg को बैलेंस करके बैठा हुआ है, पर t sin थीटा फोर्स है तो m इंटू ए नॉट के बराबर कर दीजिएगा। अब आप सेकंड इक्वेशन में अगर फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड पर मिलेगा tan थीटा, राइट साइड पर मिलेगा m ए नॉट अपॉन एम जी, एम से m को काट दीजिए, ए नॉट बाई जी, तो आपको यहां से tan थीटा इज इक्वस टू ए नॉट बाई जी एक रिजल्ट मिल गया। इसको आप MTR कर सकते हो। अगर आपको वर्टिकल से एंगल दिया जाता है तो आप बस का एक्सेलरेशन बता सकते हो, बस का एक्सेलरेशन दिया जाएगा तो वर्टिकल से एंगल भी आप निकाल कर दे सकते हो। जैसे मैंने कह दूं, अगर मान लो कि बस को भैया आपने एक्सेलरेट किया है 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री बनने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं रखूंगा 10√3, नीचे भी 10 से 10 कट जाएगा √3, 10 60 की वैल्यू √3 होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 60 डिग्री हो जाएगी। ये तो, पर आप कहोगे नहीं सर हम तो इसको इनर्शियल बनाना चाहते थे, तो कंसीडर एज इनर्शियल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनर्शियल का मतलब क्या होता है, नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है। नॉन इनर्शियल का मतलब होता है एफ नेट इक्वल टू एम ए करना, और कंसीडर का मतलब, इनर्शियल का मतलब होता है एफ नेट इक्वल टू 0 करना, यानी नेट फोर्स 0 कर दीजिए। क्योंकि नेट फोर्स अगर 0 होगा तो बॉडी की दो ही सिचुएशन बन सकती है, या तो रेस्ट कंडीशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां टेंशन T है बच्चों, यहां mg है, और मुझे मालूम था कि नॉन इनर्शियल है तो इसको इनर्शियल बनाने के लिए इस पर एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाया गया बच्चों, m इंटू ए नॉट। अब आप टेंशन के अगर कंपोनेंट करोगे तो ये कंपोनेंट t cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट t sin थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा, वर्टिकल को बैलेंस करेगा, तो t sin थीटा ने m ए नॉट को बैलेंस किया हुआ है, यहाँ t cos थीटा ने mg को बैलेंस कर रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करो तो अगेन tan थीटा इक्वल्स टू ए नॉट बाई जी आपको आंसर मिलेगा। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल जो आपको मानना है मान लीजिए, आंसर दोनों तरीके से आता है बच्चों। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं, दूसरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन।
आज गर्मी बहुत है बच्चों, ह्यूमिडिटी हो रही है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा, पंखा भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर पसीने से नहा गया हूँ मैं। पर ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत तो बनती है यार बच्चों, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। छोटा सा डायग्राम एक पहले वो बना ले। ये कहलाता है बच्चों एक ट्रायंगुलर वेज, ठीक है, थीटा एंगल है। ये बच्चों स्मूथ ट्रायंगुलर वेज। इसके ऊपर आपने रख दिया यहां एक m मास का ब्लॉक। सवाल है कि हाउ मच हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड टू वेज so that block is at rest or equilibrium। बोला कि इस वेज को कितना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे कि ये ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में रहे या इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो यार बच्चों सिंपल सी बात है, आपको इस ब्लॉक को रेस्ट कंडीशन में लाना है। क्योंकि भाई स्मूथ है तो आपको पता है कि जैसे ही आप इसको इस पर रखोगे तुरंत स्लाइड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो होगा नहीं। mg का कंपोनेंट mg तो लगना ही है ना यार बच्चों। तो ये आपने मालूम है कि mg लगेगा तो समझिए कि दो कंपोनेंट भी होंगे। एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा इधर की तरफ बच्चों mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा ही बनेगा। अब मुझे मालूम है कि इसको अगर इक्विलिब्रियम में लाना है बच्चों तो इस mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स ऊपर होना चाहिए। फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि स्मूथ ट्रायंगुलर वेज है। अगर मैंने इस वेज को पकड़कर लेफ्ट साइड पर ऐसे एक्सीलरेट किया तो ये और तेजी से नीचे आ जाएगा। तो अपने को इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन राइट साइड पर देना पड़ेगा। मान लो आपने दे दिया a0 और रेस्ट कंडीशन में लाने का मतलब होगा कि इसके वेज के रेस्पेक्ट में इसके अंदर कोई हलचल नहीं हो, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसको इनर्शियल बनाइए तो इस पर लगाना पड़ेगा आपको एक सूडो फोर्स। तो आपने इस पर लगाया बच्चों एक सूडो फोर्स, ये होगा m इंटू a0 के बराबर, क्योंकि आपने a0 एक्सेलरेशन दिया, मास ऑफ ब्लॉक m a0। दिख रहा है मुझे साफ साफ कि सिमिलरिटी की वजह से ये एंगल थीटा ही होगा। तो इस ma0 के अगर मैं कंपोनेंट करता हूं बच्चों तो एक आता है ma0 cos थीटा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर होगा ma0 sin थीटा और यहां लगेगी एक नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, mg sin थीटा को बैलेंस कर लिया है ma cos थीटा ने और नॉर्मल रिएक्शन ने इन दोनों के सम को बैलेंस कर लिया है। तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा 0 बच्चों, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम यहां पर मुझे दिख रहा है कि ma0 cos थीटा ने mg sin थीटा को बैलेंस किया हुआ है। m से m मर जाएगा बच्चों और a0 की वैल्यू यहां से निकालते हो तो g sin थीटा अपॉन cos थीटा आता है, यानी a0 बराबर g tan थीटा आ जाएगा बच्चों। ये हमारा स्टैंडर्ड आंसर आ गया है, MTR कर सकते हो। जैसे भी आपने बस वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी क्या था आंसर, tan थीटा इक्वल्स टू a0 बाई g। तो यहां से a0 g इधर ले जाओ, सेम क्वेश्चन से देखो आप ध्यान से, a0 की वैल्यू g tan थीटा के बराबर आ गई। पर हो सकता है आपसे पूछ ले बच्चों कि बताओ कितना एक्सेलरेशन की जगह पर बोलते हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं। तो भैया फोर्स हमेशा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स अगर पूछ लेता है तो मास लूं किसका, पूरे सिस्टम का लेना पड़ेगा, मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन a0। तो यहां पर मास ऑफ सिस्टम कितना होगा, m प्लस स्मॉल m और ये होगा g tan थीटा के बराबर। ये हमारा फोर्स हो जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल फोर्स। अगर फोर्स पूछता है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर बच्चों थोड़ा सा घुमाकर सवाल पूछा गया था, AIPMT के अंदर पूछा गया था वो।
ठीक है, सवाल क्या था सुन लीजिएगा ध्यान से। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth triangular wedge of mass capital M. If wedge is horizontally accelerated, then block is at rest. Then block is at rest. फिर पूछा गया find force exerted by wedge on block. ये पूछा गया फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन ब्लॉक। तो भैया वेज ने ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लगाया है? नॉर्मल रिएक्शन, वो पूछा गया आपसे। तो यहां पर मैं निकाल कर देता हूं नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन ब्लॉक। तो नॉर्मल रिएक्शन जिसकी वैल्यू किसके बराबर बेटाओ? एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा के बराबर है। ए नॉट की वैल्यू आपने निकाली है, जी टेन थीटा है। तो मैं इस जी टेन थीटा की जगह पर एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी ए नॉट की जगह पर जी टेन थीटा और जी टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, mg तो कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहां बचेगा cos थीटा प्लस यह होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा ले लो एलसीएम, तो यहां आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होगा। तो हमारा आंसर होगा mg अपॉन cos थीटा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल बन गए बच्चों। एक्सेलेरेशन पूछेगा तो जी टेन थीटा, फोर्स पूछेगा तो m प्लस एम इंटू जी टेन थीटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन ब्लॉक पूछा जाएगा तो mg अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये दूसरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था बच्चों। अब लेते हैं तीसरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बच्चों, वो भी तीसरे नंबर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है? वही ट्रायंगुलर वेज स्मूथ, यहां पर ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, कैपिटल एम मास का। सवाल वैसे ही है, देखिए हाउ मच हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड टू wedge so that block will fall freely। कितना एक्सेलेरेशन इस वेज को दे कि ब्लॉक फ्रीली फॉल होगा? चलो भाई, मालूम है आपको कि अभी आपने सेकंड नंबर का जो सवाल किया था उसमें वेज को आपने राइट साइड पर जब एक्सेलेरेशन दिया था तो ब्लॉक रेस्ट में आ गया था। तब आपको इसको अब लेफ्ट साइड में एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा। मान लो ए नॉट एक्सेलेरेशन दिया तो यहां पर mg तो लगना ही लगना है और साथ में इधर एम ए नॉट लगना है। कंपोनेंट करे अगर अपन इस mg के, तो एक कंपोनेंट मुझे मालूम इधर होगा बच्चों mg साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा mg कॉस थीटा। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप एम ए नॉट के भी कंपोनेंट कर लीजिए बच्चों। एम ए नॉट के कंपोनेंट करोगे तो ये कंपोनेंट आएगा एम ए नॉट कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट जाएगा इधर एम ए नॉट साइन थीटा और साथ में लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर ध्यान से देखें बच्चों तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन और एम ए नॉट साइन थीटा जो है वो दोनों मिलकर बैलेंस कर रहे होंगे इस एम जी कॉस थीटा को। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और एम ए नॉट साइन थीटा जो होगा वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। पर मुझे इक्विलिब्रियम नहीं बनाना है बच्चों, मुझे तो इस ब्लॉक को फ्रीली फॉल कराना है। फ्रीली फॉल का मतलब ही होगा कि इस ब्लॉक का इस वेज के साथ ये कांटेक्ट जो है वो लूज हो जाए, तभी ये सीधा यहां से नीचे गिरेगा। ठीक है,
तो अपन यह लिख सकते हैं फॉर फ्रीली फॉल contact of block must be loose from which, therefore normal reaction becomes 0। तो इस नॉर्मल की वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो आपको मिलेगा सिर्फ ma नॉट साइन थीटा बराबर mg cos थीटा। m से m को मार दीजिए और a नॉट की वैल्यू आपको मिलेगी g cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो a नॉट इक्वल्स को मिलेगा g cot थीटा, जिसको आप a नॉट बराबर g अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हो। ये तीसरे सवाल का MTR। यहां पर इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है बच्चों। अब इसके अंदर जो आता है बच्चों न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, वो आता है लिफ्ट का। वो अपन अब अगली क्लास में पढ़ेंगे लिफ्ट कॉन्सेप्ट को, उस पर बेस आगे भी एप्लीकेशंस काम आएंगी, और फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।